आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। नमस्कार। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हमें हर पल कुछ नया और अनूठा देखने का अवसर प्रदान करती है। कोरोना संकट के इस दौर में हम सबकी जिंदगी कहीं न कहीं ठहर सी गई है, या फिर हम जैसा जीवन जीना चाहते थे उसमें कम से कम ब्रेक तो जरूर लग गया है। लेकिन देखिए, संकट का समय है, घबराइए नहीं। बहुत सारे लोग भविष्य की आशंकाओं को लेकर डरे हुए हैं। वर्तमान में जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है, और वही इस समय एकमात्र विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन शुरू कर रखा है कोरोना महामारी के खिलाफ। उस आंदोलन से आप सब जरूर जुड़िए। आपको करना बस ये है कि जहां भी जाइए मास्क पहनिए, 2 गज दूरी का ध्यान रखिए और अपने हाथ और मुंह को साबुन पानी और सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। कोविड-19 से आप सब सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब से कोरोना की शुरुआत हुई तब से 2 तरह के मरीज के बारे में हमने जाना। पहला जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और दूसरा जो सिम्प्टोमेटिक हैं, यानी एक लक्षण वाले मरीज और दूसरा बिना लक्षण वाले मरीज। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का एक शोध बताता है कि बिना लक्षण वाले यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की तुलना में जो लक्षण वाले मरीज हैं उनसे संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो 4 गुना ज्यादा है। यानी जो लक्षण वाले मरीज हैं वो 4 गुना ज्यादा रफ्तार से संक्रमण फैला सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने जो बात बोली है वो काफी हद तक सही है। लोगों को जानने की आवश्यकता है कि जो सब लोग जानना चाहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक कौन लोग होते हैं और उनका इस इन्फेक्शन को फैलाने में क्या रोल है। ये माना जाता है, जैसे कि अब तक की स्टडीज बताती हैं, कि लगभग 5 या 6 में से जिसको इन्फेक्शन हुआ है, एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको कोई भी लक्षण ना हो, उसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं जी। और ये है कि क्या ये वायरस को फैलाने में उनका कुछ रोल है, या फैलाते हैं या नहीं फैलाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्चर्स में मतभेद है जी। लोग कुछ कहते हैं कि ये व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक जो है ये रोग नहीं फैला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे पिछले रिपोर्टें भी छपी हैं कि एसिम्प्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर भी हुए हैं। चाइना में एक व्यक्ति ने 71 लोगों को संक्रमित किया जी। तो इनसे संक्रमण की संभावना है जी। हाँ, रिसर्च अब ये कहती है कि जो हमारी अभी तक 13 स्टडीज हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि 17% ऐसे व्यक्ति हैं जो एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंटेशन रखते हैं। परंतु प्रश्न जब उठता यह है कि ये एसिम्प्टोमेटिक हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति वो होता है जिसको पूरे डिसीज में, यानी कि अगर 14-15 दिन तक अगर इन्फेक्शन चलता है तो किसी भी दिन उनको लक्षण नहीं होता है, किंतु ये उस व्यक्ति से भिन्न पता लगाना मुश्किल होता है। जिस व्यक्ति को आज सिम्टम शुरू हुआ है तो वो आज से 2 दिन पहले से भी इन्फेक्शन दे सकता है, तो वो उस समय एसिम्प्टोमेटिक होता है या बहुत ही माइल्ड सिम्टम होता है, तो ये व्यक्ति उस समय इन्फेक्शन दे सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो एसिम्प्टोमेटिक है उसका वायरल का लोड ज्यादा है और उसकी इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता भी ज्यादा है जी। जी बिल्कुल, चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है और समय समय पर इससे जुड़े नतीजे आते रहते हैं और उसी के अनुसार आगे की रणनीति भी तैयार होती है। डॉक्टर गुप्ता, 3D प्रिंटेड नेजल स्वैब की चर्चा है इन दिनों और कहा जा रहा है कि ये कोरोना जांच में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्या है ये? एक्चुअली 3D प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है स्वैब को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उससे स्वैब ले लेते हैं और उस स्वैब को फिर आपको जो है
जांच के लिए भेजने की आवश्यकता होती है। जी। अब ये जो जांच है वो जांच के मीडियम के साथ जाती है, लेबोरेटरी में जाएगी। अगर वो उसको जिसको वीटीएम कहते हैं, वायरस ट्रांसफर मीडियम कहते हैं, अगर उसके तहत नहीं जाएगी तो हो सकता है कि वो किसी भी काम के लिए वो मीडियम ना रहे। तो अभी इस पे शोध जारी है और नई नई तकनीक भी आ रही है जिससे कि ये इस प्रकार की तकनीक हो जाए ताकि लोगों को जो टेस्टिंग करने में सुविधा हो जाए। क्योंकि अक्सर हम पेरिफेरी में जा रहे हैं, वहां पे टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इसकी क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए और इन सब कार्यों के लिए ये एक टेक्निक डेवलप की जा रही है। जी बिल्कुल। आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी में बताया गया है कि कोरोना का जो वायरस है वो लिक्विड के लेयर पर ज्यादा देर तक जिंदा रहता है। डॉक्टर गुप्ता, अब सवाल कई उठ रहे हैं इस स्टडी के बाद से कि अगर घर में किसी बर्तन में पानी जमा है और उसमें से कहीं बाहर जो चीजें हम लेकर आते हैं, चाहे सब्जी हो या फल हो या कोई सामान हो, जो प्लास्टिक के सरफेस पर अगर मान जाइए कोरोना का वायरस रहा और उसको पानी में लाकर हम धोते हैं, तो क्या उस टब के पानी में या फिर किसी और जमे पानी में वायरस अगर आ गया, उससे कैसे खुद को बचाया जा सके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जैसे कि हाथ धोने वाली जो बात है वो उसमें तो कोई कटौती की नहीं जा सकती है जी। और जहां तक पानी की सतह का संबंध है, जो भी स्टैग्नेंट वाटर होगा या जो पानी ऐसा रहेगा जिसको कोई छेड़ नहीं रहा है, जिसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसको डिसइंफेक्ट नहीं किया जा रहा है, जी। तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो। जैसे कि हमारा खांसी करके जब हम फूंकते हैं, बलगम है, वो भी एक पानी की तरह ही होता है। उसी प्रकार से वायरस के जो कण गिरते हैं सतह पर, जो पानी के सतह के साथ में रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो उसके अंदर भी वायरस की फैलने की क्षमता तो बनी रहती है जी। जब तक कि इस पानी को डिसइंफेक्ट ना किया जाए, उबाला ना जाए या उसको बहाया ना जाए। लेकिन ये भी कहते हैं कि फोमाइट से स्प्रेड का जो रिस्क है वो कम होता जा रहा है। जिसको इतना पहले जैसे कहा जाता था कि फोमाइट यानी कि कोई भी वस्तु, बाहरी वस्तु जिससे कि वो कण चिपका है तो वो तेजी से इन्फेक्शन फैला सकता है। अब ये माना जा रहा है कि उसकी फैलाने की क्षमता उतनी नहीं है जितने की हवा में ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति को पहुंचता है, डायरेक्ट जो पहुंचता है। जी। तो इसी प्रकार से ये जो पानी के इसमें वायरस तो देखिए पॉजिटिव हो सकता है, किंतु उसकी फैलाने की क्षमता मेरा ये मानना है कि इतनी ज्यादा नहीं है। जी। डॉक्टर गुप्ता, एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल इन दिनों दिल्ली में बहुत जगहों पर देखने को मिल रहा है और बहुत सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी मैंने देखा है कि वो 2 मास्क पहन रहे हैं, एक N95 मास्क और एक सर्जिकल मास्क। अब यहाँ पर 2 सवाल है, क्या 2 मास्क पहनना जरूरी है जहां वायरल लोड ज्यादा है? दूसरा सवाल, अगर 2 मास्क पहनने की जरूरत है तो कौन सा मास्क पहले पहना जाए और कौन सा मास्क ऊपर पहना जाए? देखिए, ऐसा है कि जो डॉक्टर जो मास्क पहन रहे हैं जी, एक्चुअली में उनको पहनना आवश्यक नहीं है। वो केवल उस स्थिति के लिए पहनते हैं जहां पे उनको ऐसे व्यक्ति के संपर्क में काम करना है जहां से वायरल का बहुत ज्यादा उड़ने का खतरा है। जैसे कि एरोसोल जनरेटिंग जो एरियाज होते हैं, जी, जैसे कि किसी को हम नेबुलाइज कर रहे हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं, सर्जरी के टाइम की आवश्यकता होती है, तो जो मास्क आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है वो आप अंदर रखते हैं और जो उसकी बाहर की सतह जो गंदी हो जाती है उसके लिए एक मास्क यानी कि ट्रिपल लेयर मास्क उसके बाहर लगा लिया जाता है ताकि उस मास्क को हम सेफली डिस्पोज कर दें। जी। अब जिस व्यक्ति को अगर इन्फेक्शन हो तो उसके अंदर की सतह के अंदर वायरस रहेगा, तो वो अगर व्यक्ति अपने आप को लगता है कि मुझे इन्फेक्शन है तो वो अंदर की सतह वाला जो मास्क है वो उसको डिस्पोज करना चाहता है, तो वो अंदर ट्रिपल लेयर मास्क पहन लेता है, बाहर जो है N95 पहन लेता है। जी। किंतु ये एक मेरे को लगता है कि एक डर भी है, क्योंकि कोई भी मास्क जो है उसका उपयोग तब तक ही है जब तक कि वो वेल फिटिंग हो। वेल फिटिंग का मतलब ये होता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार से हवा साइडों से ऊपर नीचे कहीं से भी प्रवेश ना कर सके। जी। जो कि कोई भी मास्क शायद इस प्रकार का आप ठीक से लगा नहीं पाते हैं। उसको लगाने की भी अपनी टेक्निक होती है। इसी को शायद डर के कारण मेरे ख्याल से हेल्थ केयर वर्कर जो है 2-2 मास्क लगाते हैं ताकि वो हवा को अंदर जाने से रोक सके। जी। शायद ये भी कारण है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने ट्रिपल लेयर या कोई भी अगर वेल फिटिंग मास्क लगाया है और उसके ऊपर अगर आपने शील्ड पहनी हुई है, फेस शील्ड पहनी हुई है, तो आपका संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के सिरसा से पप्पू राम जी कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
राम राम सर जी, राम राम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी राम राम सर जी। जी राम राम जी। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था, जैसे ये मास्क लगाती है जी, तो मास्क ये कितने दिनों में धोना चाहिए? जैसे मैंने दुकान से खरीदा था सर जी, इसको धोना कितने दिनों में चाहिए? मास्क जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जो है, मास्क को कितने दिनों में धोने की जरूरत है, पप्पू जी ये जानना चाहते हैं। देखिए मास्क के ऊपर निर्भर करता है। जो ये लोग कॉटन का मास्क लगाते हैं, ट्रिपल लेयर कॉटन मास्क अगर ये पहनते हैं तो उसको आप आराम से गर्म पानी के साथ रोज धो सकते हैं, सुखा सकते हैं और दूसरा मास्क पहन सकते हैं। जो हम लोग N95 मास्क पहनते हैं, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी एक बार मीडिया में ये सबको क्लियर किया था कि वो जो मास्क हैं वो अपने पास 5 या 4 मास्क रखते हैं। पहले दिन जो मास्क लगाते हैं उसको वो एक फेंक के रख दिया जाता है और उसको फिर वो चौथे दिन के पश्चात फिर से उसको पुनः यूज कर लेते हैं। जी। क्योंकि ये मास्क धुल नहीं सकते हैं ज्यादातर, लेकिन जो ये कपड़े के मास्क बनाए जाते हैं और जो अच्छी क्वालिटी के ट्रिपल लेयर के कपड़े के जो मास्क होते हैं उसको आप आराम से गर्म पानी में धो करके सुखाएं और उसको पुनः यूज करें। इस तरह के आप 2-3 मास्क रखें। अगर मास्क आपको जब जुकाम खांसी हो जाता है, अगर गंदा हो जाता है तो उसको आपको चेंज करना आवश्यक होता है, उसको आप तुरंत धोना जरूरी होता है। तो अपना मास्क धो के इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। बिहार के गया से सोनू कुरैशी जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर्दी के मौसम में जी जो इस वक्त अभी कोरोना काल चल रहा है, जो इस वक्त जैसे खाने पीने में या सर्दी के मौसम में क्या चीज एहतियात करना चाहिए और कौन चीज नहीं खाना चाहिए, आदमी की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन चीज इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि फल वगैरह हो गया, ये सब में ये जानना चाहते हैं कि इस मौसम में कौन सा जो खाद्य पदार्थ है वो खाना सेहत के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बेहतर होगा। देखिए मौसम के फल, मौसम की सब्जियां ही हमेशा खानी चाहिए। उनको खाने के लिए आप प्रॉपर तरीके से उसको धोना आवश्यक है। खाने से प्रयोग करने से पूर्व हरी सब्जियां सर्दियों में बहुत ज्यादा मिलती हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अपने आप को ठंड से बचा के रखें, क्योंकि अगर ठंड लगती है तो आपको बीमारी का यानी कि आपका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से बीमारी आने का खतरा बढ़ जाता है। और स्पेशली जो नाक कान गले की बीमारियां होती हैं वो ज्यादा आपको मिलती हैं ठंड में ही। धुआं या स्मॉग भी ज्यादा होता है तो उसको भी अपने आप से उससे भी अपने आप को बचा के रखें। अपना जो है सिर ठंडा ना रहे, आपको सिर ढक के रखना चाहिए, पैरों में अच्छे मोजे पहनने चाहिए। मतलब अपने शरीर को गर्म रखने के आपके साधन यूज करते हैं वो करना चाहिए। और धुआं जैसे आप लोग आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उनसे थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि धुएं से भी सांस की बीमारियां पैदा होती हैं और सांस की जो रास्ते का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इन्फेक्शन के होने का, प्रकोप होने का संदेह बढ़ जाता है। सर्दियों में एक ये भी बात होती है कि लोग अक्सर बहुत नजदीक बैठते हैं जी, और उनसे भी इन्फेक्शन एक से दूसरे का खतरा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए। जी। हरियाणा के हिसार से बलबीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। बलबीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, जिला हिसार, गांव परबुआला से सीनियर सिटीजन बलबीर सिंह अजमेरा। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हम शादी में अपने जा रहे हैं, हमारे पास घोड़ा गाड़ी भी है और बैलगाड़ी भी है। परिवार को अपने घर से खाना बना के ले जाना जरूरी है। तो जी कितने सुरक्षित है हम वहाँ जाने के लिए, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी में जाने के लिए? डॉक्टर गुप्ता, सवाल बहुत व्यवहारिक है। शादी के समारोह में इनको शामिल होने जाना है, इनके पास 2 विकल्प हैं, घोड़ा गाड़ी का और बैलगाड़ी का। घर से खाना भी बनाकर जाने की योजना है। अब और क्या एहतियात बरतें कि कोरोना को मात देकर शादी समारोह में शामिल हो जाएं? देखिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी से तो संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। संक्रमण का खतरा होता है आदमी का दूसरे आदमी की नजदीकियों से, अपना मास्क ना पहनने से। क्योंकि जब आप शादी समारोह में जाएंगे, लोग जो है वहाँ खाना खाने के लिए, बात करने के लिए, या लोग हुक्का पीते हैं गाँव में, उनके लिए इन चीजों के लिए शेयर करते हैं। तो आपसे एक दूसरे के नजदीक भी आते हैं और एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, वही सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बनते हैं।
अगर आप मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बनाएं, लोगों से ज्यादा हाथ ना मिलाएं, अपने आप को अपने इस बात से प्रोटेक्शन दें कि हाथ धोएं और इन चीजों का ध्यान रखें तो खतरा कम है। किंतु शादी ब्याह में अक्सर ये लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग आपके खाना बनाने वाले, सर्व करने वाले या जो बाहर से आने वाले व्यक्ति है, हो सकता है वो प्रिकॉशन ना लेते हों तो आपको संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो व्यवहारिक तो यही है कि आप शादी में अगर जाना बहुत ही आवश्यक है तो शामिल जरूर होइए, किंतु डिस्टेंस का पालन रखिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो हमारे जानकार हैं, इन्हें थोड़ी संक्रमण होगा। चूंकि हम जानते नहीं हैं कि किसे संक्रमण है या नहीं है, ऐसे में डॉक्टर गुप्ता की बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जहां भी जाइए सुरक्षित दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है आज के समय में। चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अभी आपने पहले भी जिक्र किया था कि कुछ व्यक्ति जिनमें लक्षण नहीं होता है वो संक्रमण चाहे कम करते हो किंतु पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति हो सकता है 7 में से एक ऐसा व्यक्ति वहां पे आपको मिले जिसको कि संक्रमण हो, उसको अभी मालूम ना हो और वो आपको संक्रमण दे जाए। जी बिल्कुल ठीक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से शारदा प्रसाद जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सरकार। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर वो बुढ़ों के लिए मैं एहतियात बरतने को पूछा। ये जानना चाहते हैं कि जो 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको क्या सावधानी बरतना चाहिए कि वो कोरोना से बचे रहें। देखिए, ऐसे सब हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बुजुर्गों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। जी। उसका मतलब ये है कि हम उनसे इस प्रकार कि उनको इस प्रकार का माहौल दें, ऐसी स्थान दें कि वो कम से कम लोगों के संपर्क में आए। अगर उनका संपर्क में आना किसी का आवश्यक है तो वो एक दूरी बना के रखें। उनसे बिना हाथ धोए या बिना मास्क लगाए उनसे ना मिले। बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें कि उनका जो स्वास्थ्य ठीक रहे, यानी कि उनको खाना पीना और जो उनके जो भी अगर उनको दवाएं खाते हैं तो उनको समय से नियमित रूप से उनको मिलती रहे ताकि उनका जो है स्वास्थ्य ठीक रहे। जी। अगर वो उनके स्वास्थ्य में कोई कमी आती है तो उनको संक्रमण का रोग ज्यादा हो जाता है। पर ऐसे में जितना उनसे थोड़ा सा नजदीकियां कम रखी जाएंगी तो उन तक इन्फेक्शन पहुंचने का खतरा भी कम रहेगा। बिल्कुल ठीक। राजस्थान के जोधपुर से राजा राम जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी, मेरे 2 क्वेश्चन है सर। जी। पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की जांच कोरोना पॉजिटिव आई, उसके बाद नेगेटिव आई तो दोबारा कोरोना पॉजिटिव आ सकती है क्या? और उसके अलावा दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया और वो व्यक्ति रिकवर होकर ठीक हो गया तो उसको क्या ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि दोबारा से वो कोरोना गिरफ्त में न आए? इनके दोनों ही सवाल एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। पहले में जानना चाहते हैं कि दोबारा संक्रमण हो सकता है या नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि दोबारा संक्रमण से बचने के लिए क्या करें। जी, तो पहला सवाल इनका ये था कि अगर पहला किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव हो गया, तो क्या वो पुनः पॉजिटिव हो सकता है? जी। तो इसमें ये कह सकते हैं कि देखिए, जो टेस्टिंग है ये हमारी इस बात पे निर्भर है कि वो किस दिन कराई जाती है। टेस्ट जो है वो हम 10वें दिन अगर हम किसी का टेस्ट कराते हैं तो चांस है कि वो उसको नेगेटिव आ जाए। किंतु हो सकता है जैसे हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया है तो वो 40% पॉजिटिव हो सकता है और 60% नेगेटिव। तो जरूरी नहीं कि वो उस समय वो नेगेटिव हो, और अगर हम हो सकता है कि हम उसे कुछ दिन के पश्चात कराएं तो पॉजिटिव हो सकता है। किंतु समझने की बात यह है कि ये व्यक्ति ज्यादातर यानी कि ये लोग इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। ये उस प्रकार की स्टेज में आ चुके हैं कि इनका वायरस काफी हद तक क्षीण हो चुका है, इनका वायरल लोड काफी कम हो चुका है और ये लोग इन्फेक्शन नहीं करते हैं, संक्रमित लोगों को नहीं करते हैं। जी। तो अगर ये दोबारा पॉजिटिव आते हैं तो उसमें हम कुछ चीजें देखते हैं कि इनको सिम्टम है या नहीं है और इनकी CT वैल्यू क्या है और इनका आगे या पहले कितने दिन पहले इनको इन्फेक्शन हुआ था। जी। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये व्यक्ति जिसको एक बार कोरोना हुआ दोबारा से उनको कोरोना हो सकता है? इस बारे में अभी मानना यह है कि इन लोगों को के अगर कोरोना इन्फेक्शन के पश्चात उनके शरीर में सफिशिएंट एंटीबॉडी बन जाती है, यानी कि वो जो लड़ने की ताकत है इनके अंदर आ जाती है,
तो इनको इन्फेक्शन का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है या नील के बराबर होता है, यानी कि ये व्यक्ति अब दोबारा संक्रमित नहीं होते हैं। बहुत कम केस हमारे पास हैं जिनको दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, किंतु वो हो सकता है वायरस पहले वाला वायरस नहीं था, इसलिए शरीर का उसमें अभी तक इम्यून सिस्टम उसको पहचानता नहीं है। जी बिल्कुल। तो लेकिन ये है ब्रॉडली, यानी कि मोटे तौर पर एक बार संक्रमण के पश्चात दूसरा इन्फेक्शन संक्रमण कोविड से होना बहुत हद तक मुमकिन नहीं है। जी, लेकिन फिर भी डॉक्टर गुप्ता, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। उसमें जरूरी है कि हो सकता है कि आप इन्फेक्शन किसी और व्यक्ति को अपने माध्यम से दे दें। बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो 3 एहतियात के उपाय हैं उसका पालन आपको करना ही होगा, चाहे आप संक्रमित हुए हैं या संक्रमण से आप ठीक हो चुके हैं। जी। राजधानी दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्ते। सर जी मैं मंगोलपुरी दिल्ली से ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। आज हम एक विवाह समारोह में जा रहे हैं करोल बाग दिल्ली में ना सर, वहाँ पे लड़की वालों ने ना जनमासे की व्यवस्था भी की है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वहाँ रजाई गद्दे कंबल हम शेयर कर सकते हैं? रात में वहीं रहना है ना सर, सुबह आएंगे डोली के साथ। ये रास्ते में हैं और करोल बाग शादी समारोह में पहुंचने ही वाले हैं। एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर गुप्ता कि वहां पर जो जनमासे की व्यवस्था है लड़की पक्ष की ओर से, क्या शेयरिंग इज केयरिंग आज के जमाने में है या नहीं? देखिए, इसमें डेफिनेटली शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। जी। इसमें खतरा होता है, क्योंकि ये उसी प्रकार का खतरा है जैसे कि आप अपना मास्क किसी और को व्यक्ति को दे दें। जी। ये उसी प्रकार का खतरा है। तो जो व्यक्ति आपका, सपोज आपने तौलिया यूज किया है, आपने उसकी इस्तेमाल की हुई कोई चीज उसके संपर्क में आप आ जाते हैं, या एक ही रजाई बिस्तरे में जहां अभी वो बैठे थे आप उसके अंदर बैठ जाते हैं, तो चांस है कि आपको संक्रमण हो सकता है। जी बिल्कुल, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति वहां पर बैठ गया है या संक्रमित व्यक्ति ने उस कंबल का इस्तेमाल किया है, उस गद्दे का इस्तेमाल किया है, आप भी वहां बैठते हैं और कपड़े पर या फिर आपके हाथों के सहारे वो वायरस आपके शरीर में जा सकता है। आपके हाथ में वायरस अगर आ गया, उसके बाद आपने अपने नाक को टच किया या पर अपने मुंह को टच किया या अपने आंखों को टच किया, तो संभावना बनी रहती है। शादी समारोह में आप जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और संभव हो दिल्ली जैसे शहर में तो आप जाकर मिलकर अपने घर वापस आ जाइए, वही इस समय सबसे बेहतर उपाय है। पंजाब के पटियाला से जया जी जुड़ चुकी हैं, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू सर। नमस्कार अनंत सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कोविड पेशेंट स्नीज करता है और उन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, तो कितने चांसेस बनते हैं कि एनवायरमेंट पे उनके ड्रॉपलेट्स ट्रेवल करें? और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितने सेफ है कंज्यूम करने? थैंक यू। पहला सवाल ये है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति छींकता है और उसने मास्क लगा रखा है, तो आसपास के वातावरण में वायरस कितने समय तक रह सकता है? देखिए, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो कौन सा मास्क लगाए हुए हैं और वो मास्क किस प्रकार से फिट हुआ हुआ है। हमने अक्सर देखा है कि लोग मास्क लगाते हैं किंतु नाक जो है वो उसको छोड़ देते हैं, वो नाक से नीचे रहता है। शायद लोगों को सांस लेने में कोई तकलीफ होती होगी, तो इस प्रकार से वो अक्सर जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन जरूर हवा में आ सकता है। दूसरा ये है कि अगर मास्क जो है वो ट्रिपल लेयर मास्क नहीं है, सर्जिकल मास्क नहीं है या N95 मास्क नहीं है, वेल फिटिंग नहीं है, तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन होने का रिस्क तो है। ऐसे व्यक्ति से अगर आप कम से कम 1.5 मीटर 2 मीटर दूर हैं, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। किंतु मेरी राय यही है कि हर व्यक्ति को पहले सलाह दी जानी चाहिए कि वो मास्क प्रॉपर तरीके से लगाए, ताकि दूसरे व्यक्ति को कम से कम इस बात का खतरा ना हो। इनका दूसरा सवाल डॉक्टर गुप्ता ये था कि फल और सब्जियों का सेवन कितना सुरक्षित है? नहीं, इन्होंने कैंड का यूज किया है जी। ये पूछ रहे थे कि कैंड कहाँ तक सेफ है। तो कैन का ये है कि अगर कैन की बाहरी सतह से अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने इसको टच नहीं किया है, उसको संक्रमित नहीं किया है और आपको घर आकर के धो लेते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं,
तो अंदर जो उसके अंदर जो वस्तु है वो प्रिजर्व्ड है, वो बहुत पहले से पैक्ड होती है, उसको खतरा कम है। कुछ पहले कंसर्न रखा होता था कि कुछ फ्रोजन फूड ऐसे होते हैं, जैसे कि लोग फ्रोजन मीट या फ्रोजन फूड पहले लेते थे, जो संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गए, फिर फ्रीज हो गए और उसको फिर बाद में आपने उसको गर्म किया, जैसे बनाते समय टच किया, तो आपका संक्रमण हो सकता है। कुछ इटली में और वुहान में ऐसी देखी गई थी मार्केट्स में, जहाँ पे फ्रोजन फूड से इन्फेक्शन का स्प्रेड हुआ था जी। क्योंकि जो कैंड है, और अगर आप उसको भाग्य से कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करने से पहले अगर जैसे आपको उबालना है, गर्म करना है, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई खतरा नहीं है। जी। जालंधर से अरविंद कुमार जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, जैसे हम पंजाब से बोलते, जलंधर से जी। जो भी आज इंडिया में, भारत में जी, जो भी कोरोना चल रहा है, हमको कैसे बचा रखना चाहिए सभी को? ये जानना चाहते हैं कि सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियात रखना चाहिए। देखिए, वो आप अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से और बाकी सभी मीडिया में, न्यूज में भी सभी जगह बात को बार बार बताया जा रहा है। माननीय मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि कोई ढिलाई मत करें, मास्क का प्रयोग करें, वेल फिटिंग अच्छा मास्क लगा के रखें, हाथों को, मुंह को सैनिटाइज साबुन से धोना और वो 2 गज की दूरी को मेंटेन करना, ये सब आवश्यक है। प्रोग्राम के शुरू में भी आनंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को बताया है। तो मेरे हिसाब से अगर इन 3 बेसिक चीजों का अगर हम पालन करते रहेंगे, और ये पालन का मतलब ये होता है कि हम लोग इसमें अक्सर ढिलाई बहुत करते हैं। व्यक्ति मिलने जाते हैं, शादी में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं, मास्क को हम अपना नीचे, नाक से नीचे कर देते हैं जी। और हम सोचते हैं कि शायद कुछ समय के लिए किया है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली जरा सी मतलब आप सावधानी हटती है और फिर दुर्घटना घटती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सिद्ध होता है। जी। बिहार के चंपारण से निसार जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। निसार जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, हमारा पहला सवाल है जी, कोरोना का अर्थ क्या होता है? जी ठीक है, और दूसरा सवाल? तो दूसरा सवाल ये है कि जो साधारण मास्क लगाते हैं जी, कपड़े का बना हुआ जी, सिंपल जी, उससे कितना फायदा और कितना नुकसान है? तो निसार जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना का मतलब क्राउन होता है, मुकुट उसको कहते हैं। दूसरे सवाल के लिए डॉक्टर गुप्ता के पास चलते हैं कि जो साधारण मास्क है उससे कितना फायदा होता है। डॉक्टर गुप्ता, कार्यक्रम में समय कम है। जी, साधारण जो मास्क होता है वो काफी इफेक्टिव होता है। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो 100% इफेक्टिव होता है, लेकिन काफी इफेक्टिव होता है। संक्रमित व्यक्ति को इन्फेक्शन दूसरे को ना दे। यह माना जाता है कि अगर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और दोनों ने मास्क लगाए हुआ है, चाहे वो साधारण मास्क ही हो, तो इन्फेक्शन एक दूसरे को फैलाने का खतरा लगभग 90% तक कम हो जाता है। तो इसलिए ये कहना है कि मास्क कौन सा हो, कोई भी मास्क हो, मास्क जरूर लगाएं, चाहे वो सिंपल कपड़े का ही मास्क हो। आपको सिंपल कपड़े के मास्क से भी संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। हाँ, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जी, और जिसको आप जानते हैं या जिससे अस्पताल में अगर मिलने जा रहे हैं, तो अच्छा वाला मास्क ही प्रयोग में लाएं, क्योंकि ऐसे में आपको संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर गुप्ता, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि किसी और पहलू पर आपसे चर्चा की जा सके। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे कि मास्क बहुत जरूरी है, और कोई भी मास्क पहनिए उसको सही से पहनिए कि आपका नाक और मुंह ढका रह सके। जहां तक संभव हो घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।